अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 11। और हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर्स को। 1913 में मोज़ले ने ऑब्जर्व किया कि जब डिफरेंट एलिमेंट मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट पे इसने बम्बार्ड करवाया, किस चीज़ को? कैथोड रेज, इन शॉर्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। द एक्स रेज ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी वर प्रोड्यूस, कि हम क्या हुआ जी कि एक्स रेज प्रोड्यूस हुई जिनकी फ्रिक्वेंसी मुख्तलिफ एलिमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ थी। अब ये कैसे है, क्या है, इसको हम देखते हैं। ये जी हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट शेल जिसको आप के शेल्स कहते हैं। ये हमारे पास हो गया जी सेकंड शेल। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इस शेल में भी हम इलेक्ट्रॉन्स को लगा देते हैं। अब देखें, जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी जी? लो एनर्जी होती है, ठीक है। और ये बाहर वाले शेल की जो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी जी? हाई एनर्जी होगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने कहा कि कैथोड रेस को बम्बार्ड करवाया। जैसे ही यहाँ पे कैथोड रेस को बम्बार्ड, इन शॉर्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ टकराए और टकराने के नतीजे में इन्होंने इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल से रिमूव हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनर शेल से रिमूव हुआ तो इसके नतीजे में क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस बनी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर है, इसने जंप करना है लो एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर। अगेन देख लें कि जो शेल हमारे पास न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पे इसने मूव करना है। तो जैसे ही ये हायर से लोअर की तरफ जंप करेगा तो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी जी? एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये हमारे पास, इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं एक्स रेज। क्या कहते हैं जी? एक्स रेज कहते हैं। अब आपको समझ लगी कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स लिए, जैसे ही एलिमेंट्स लिए तो उनके ऊपर कैथोड रेज की मैंने बम्बार्डमेंट करवाई। कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट के नतीजे में मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं जी? एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं बड़ी। अच्छा, आगे कहते हैं इट वाज फाउंड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, यहाँ पे एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको v से आइडेंटिफाई कर रहा है, वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि उसके पास जो एक्स रेज थी, ठीक है, ये जो एक्स रेज बनी थी इनका वो कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी की जो होगी वो स्क्वायर रूट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके जी? एटॉमिक नंबर के, जिसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं जी? प्रोटॉन की तादाद को हम उसका क्या कहते हैं जी? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्या होती जाएगी जी? फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। अगर इस रिलेशंस को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो मैंने इधर दोनों साइड पे क्या लिया है जी? ये हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये एटॉमिक नंबर। अब मैं क्या करता हूँ जी? इस साइड पे भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, इस साइड पे भी मैं क्या ले लेता हूँ? स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास रिलेशन जाके बनेगा जी स्क्वायर। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 1 गुना बढ़ रही है तो एटॉमिक नंबर कितने गुना बढ़ेगा? 2 गुना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है
तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास कितने गुना बढ़ेगा जी, 4 गुना बढ़ेगा। तो ये उन्होंने बात की कि हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी होगी एक्स रेज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी हमारे पास उसके एटॉमिक नंबर से। तो इससे ये बात साबित हो गई कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नाउन एज इट्स एटॉमिक नंबर। होप सो कि अब आपको एटॉमिक नंबर की समझ आ गई होगी या प्रोटॉन नंबर की। इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं जी एटॉमिक मास की। तो हम एटॉमिक मास को डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक मास बेसिकली किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब एटॉमिक मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के ज़रिए। तो इसका एक फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर्स को और एन रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रॉन्स को। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, तो लेफ़्ट अपर साइड के ऊपर हमारे पास एटॉमिक मास होगा और लोअर साइड के ऊपर हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये एल्युमिनियम है, तो एटॉमिक मास 27 हो गया और एटॉमिक नंबर हमारे पास 13 हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि इस एल्युमिनियम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो आप देखें हमारे पास ये फार्मूला है, तो इसको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ। एन इधर ही रहता है और जेड इधर चला जाता है, तो ये हमारे पास हो गया जी, ये ए हो गया, वैसे का वैसा जेड इधर आया तो माइनस ये हमारे पास जेड हो गया। ठीक है, अब ए कितना था एटॉमिक मास 27 था, माइनस एटॉमिक नंबर कितना था हमारे पास 13 था। तो ये राउंड अबाउट जाके बनेगा हमारे पास जो न्यूट्रॉन नंबर है, इसमें से इसको माइनस करें तो 14। तो इसके ज़रिए से आप न्यूट्रॉन की तादाद को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि एल्युमिनियम के अंदर हमारे पास 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन्स की हम बात करें तो प्रोटॉन्स हमारे पास 13 होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर हमारे पास 13 होते हैं। तो ये हमारे पास था कि जिसमें हमने डिस्कस किया एटॉमिक मास को। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे इसकी 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमने एक रिलेशन देखा था कि जिसमें हमने देखा था कि ऊपर एटॉमिक मास नीचे एटॉमिक नंबर, और अगर हम इनमें से न्यूक्लियॉन्स नंबर्स या फिर न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स को अगर आप डिस्कस करते हैं तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये हमारे पास ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, एन इज़ इक्वल टू ए माइनस जी हो गया। ये एटॉमिक मास ए को रिप्रेजेंट करता है, या न्यूक्लियॉन्स नंबर्स कहते हैं इसको, 27 हो गया। जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 13 हो गया, 27 में से 13 गए तो हमारे पास नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स थे वो 14 थे। और इसी में जो नंबर ऑफ़ हमारे पास प्रोटॉन है, तो ये कितना है जी, 13 है। तो 13 ही इसी के अंदर प्रोटॉन है, और इसी के अंदर अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है जी, 13 है। एक और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है जी हमारे पास एल्युमिनियम जो है अगर वो हो 3 पॉजिटिव, तो फिर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो 14 होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वो हमारे पास 13 होंगे। और अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम कहते हैं जी, क्योंकि ये 3 प्लस है, इसका मतलब है कि इस यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, निकले हैं। तो ये 13 माइनस 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास Al3 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 हमारे पास प्रोटॉन है और 14 हमारे पास क्या हैं जी, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे देखें
क्लोरीन का एटॉमिक मास की अगर बात करें तो 35 होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 17 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक मास का फार्मूला था A = Z+N। अब हमने इसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें ये पता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी पता चल गया जो उसका एटॉमिक नंबर था, और हमारे पास जो हम एटॉमिक मास था वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A-Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 35 में से 17 जाएँ तो इसका मतलब ये है कि इस क्लोरीन के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं जी, 18। और ये एटॉमिक नंबर है तो यही इसका प्रोटॉन नंबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं जी, 17 होते हैं। और याद रखिएगा कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, अगर वो न्यूट्रल होगा तो उतने ही उसके अंदर क्या होंगे जी, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। आपकी बुक में जो दिया गया है उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्लोरीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे। -1 का मतलब ये है कि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए इसका जो हमारे पास ये एटॉमिक नंबर था 17, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं पड़े। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है। तो ये फार्मूला था, तो हमने एटॉमिक मास को यहाँ पे पुट किया 16 - 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 निकले। अच्छा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास कितने होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पे 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे जी, 8 होंगे। क्यों? क्योंकि अभी ऑक्सीजन न्यूट्रल है। अब वो कहते हैं कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 + 2, तो ये कितने हो जाएंगे जी, हमारे पास 10 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं जिसमें वो बात करते हैं कि अगर हमारे पास सल्फ़र है तो सल्फ़र में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32, एटॉमिक नंबर 16। तो यहाँ पे 32 - 16 इज इक्वल टू हमारे पास 16 हो गया। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 16 होते हैं, और ये एटॉमिक नंबर क्योंकि 16 है तो प्रोटॉन भी हमारे पास 16 ही होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने होंगे जी, 16 ही होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक केस उन्होंने दिया हुआ है, वो ये है कि अगर हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स 16 हैं तो S2- में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जाहिर करता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो उसका मतलब होता कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि सल्फर में से जो 16 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, और ये 2 रिप्रेजेंट करता है माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सल्फर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं जी, 18 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने 2-3 एग्जांपल्स कर ली। आगे मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ जो आपने खुद करनी है। ये फास्फोरस हमारे पास P2-, इसको देखें, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फास्फोरस सिंपल में देखें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बाकी सब को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलें आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। कि हमारे पास फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या इफेक्ट होगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स की किसकी बात कर रहे हैं जी, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की, ये हमने न्यूट्रॉन्स की बात की, ये हमने प्रोटॉन्स की बात की। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को समझें कि हमने कहा कि ये बीम ऑफ पार्टिकल्स होगी, जहाँ से ये पार्टिकल्स निकलेंगे, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये इधर नेगेटिव चार्ज और इधर हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में से जैसे ही प्रोटॉन निकला, तो प्रोटॉन निकला तो वो नेगेटिव एंड की तरफ थोड़ा सा क्या हुआ जी, डिफ्लेक्ट हुआ।
ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स निकला उसका ये उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, वो स्ट्रेट गया, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकला वो पॉजिटिव की तरफ क्या हुआ जी, डिफ्लेक्ट हुआ। इससे ये जाहिर हुआ कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इस साइड पे बेंड हुआ नेगेटिव की तरफ, ये हमारे पास स्ट्रेट चला गया, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल्स है। और ये हमारे पास पॉजिटिव की तरफ बेंड हुआ, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास जो था, द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन देयर मास एंड चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बिहेवियर होगा वो डिपेंड करेगा इसके मास के ऊपर कि उसका मास कितना है, और उसके चार्ज के ऊपर कि उसका चार्ज कितना है। इफ़ वी अलाउ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन टू पास वन बाय वन एट द सेम स्पीड थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और उनकी स्पीड को भी क्या रखें जी, सेम स्पीड, चाहे प्रोटॉन है, चाहे न्यूट्रॉन है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम स्पीड करें तो वो बिहेवियर शो करें क्या, न्यूट्रॉन्स बीइंग न्यूट्रल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड, कि न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रल है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा चला जाएगा। प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिव चार्ज, कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है टू ग्रेटर एक्सटेंट सिंस दे आर द 1/1836 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन्स, कि वो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मास 1836 गुना कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस था प्रोटॉन का, प्रोटॉन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या था, कम था, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो था वो हमारे पास क्या था जी, ज़्यादा था। उसकी वजह भी यही है कि ये जो हमारे पास प्रोटॉन है इसका मैस ज़्यादा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये मैस के ऊपर डिपेंड करेगी और चार्ज के ऊपर क्या करेगी जी, डिपेंड करेगी। तो इसका मैस ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू प्रोटॉन 1836 गुना कम है। इस वजह से ये लाइटर मैस होने की वजह से डिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज मेजर्ड इन टू वे, कि इसकी जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो दो तरीकों के साथ आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक, सबसे पहले एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज ओवर मैस, और दूसरा रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैस ओवर चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि हम कहते हैं जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे जैसे इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग उसका मैस हमारे पास बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कम होता जाएगा। ये देखें कि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा था, इस वजह से इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है जी, कम है, और यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन का मैस कम था, इस वजह से इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है जी, ज़्यादा है पड़ा। इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। अच्छा, तो ये हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव एंड है उसका, ठीक है। तो इसमें से हमने बीम ऑफ पार्टिकल्स निकाले, मतलब प्रोटॉन्स को पहले गुजारा, तो जैसे ही प्रोटॉन्स को गुजारा तो हमने देखा कि प्रोटॉन्स यहाँ पे नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुआ, न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं था वो स्ट्रेट चला गया, इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने दो केस को स्टडी किया था। एक हमने कहा था कि ये डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैस, मतलब कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही कम उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन का मैस है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मैस 1836 गुना हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखें प्रोटॉन की जो डिफ्लेक्शन है मैस की वजह से
वो क्या है जी, डिफ्लेक्शन बिल्कुल कम है, छोटा सा एंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो वो डिफ्लेक्ट क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और इसलिए इसके एंगल भी क्या है जी, उससे ज़्यादा है पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैस, कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा उसका रेडियस होगा। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे देखें ये प्रोटॉन का है, तो प्रोटॉन के होने की वजह से इसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इंतहाई कम है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने एक चीज ये देख लिया कि जितना ज़्यादा मैस होगा एंगल उतना ही कम होगा। लेकिन अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो ये प्रोटॉन का रेडियस बनता है अगर इसमें सर्कल करें। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का देखें तो ये एंगल क्या है जी, इसकी निस्बत ज़्यादा है। और अगर इसी के मैं रेडियस की बात करूं तो ये हमारे पास इसका रेडियस बनता है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन है मास के इंक्रीज होने से बढ़ेगा, जबकि हमारे पास अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करें तो वो मास के इंक्रीज होने से क्या होगा जी, कम होगा। तो आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके पास हो गया जी प्रोटॉन, तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू याद रख लेंगे तो प्रोटॉन की अगर रखेंगे तो 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। मतलब वो पॉजिटिव के साथ है, ये नेगेटिव के साथ है, और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद रिलेटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव है, इसका रिलेटिव चार्ज कोई नहीं है, इसका नेगेटिव है। और अगर हम मास की बात करें या AMU की, कि अगर आप मास में याद रख लें या फिर आप किस में याद रख लें जी, AMU के याद रख लें तो वो सबसे बेस्ट है। तो अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम में बात कर रहा हूँ। और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 सेम है, तो ये हमारे पास ये 20 यहाँ पे एंड पे 26 होगा, यहाँ पे 50 होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31, इसको आपने रट्टा लगा लेना है। उसके बाद AMU में बात करें तो 1.0073, 1.0083, 5.4858 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और किसी भी किस्म का आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।